आज हम बात करने वाले ट्रांसफार्मर के बारे में। देखना, बेसिकली ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जिसकी सहायता से हम जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, उसका जो विभवांतर होता है उसको चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती जो विभवांतर होता है उसे घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब कि जैसे जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं ना, वो आपको कहाँ कहाँ देखने मिल सकते हैं, जो आपके पावर स्टेशन होते हैं। कहाँ पर? जो आपके पावर स्टेशन होते हैं। पावर स्टेशन मतलब जहाँ पर बिजली का निर्माण होता है। कहाँ किसका निर्माण होता है? बिजली का निर्माण होता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण होता है। वहां पर आपको क्या देखने मिल सकता है? इस प्रकार का ट्रांसफार्मर देखने मिल सकता है। और कहाँ देखने मिलता है? आपके जो आसपास से घर मोहल्ले रहते हैं या घरों के नुक्कड़ कह सकते हैं, गली के नुक्कड़ कह सकते हैं, वहां पर आपको देखने मिलेंगे ट्रांसफार्मर। हाँ, और बेसिकली फिर वहां इसी ट्रांसफार्मर से हमारे घर क्या होती है? विद्युत का सप्लाई होती है, जो कि प्रत्यावर्ती धारा रहती है। देखना, बेसिकली हम दो प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। हाँ, बेसिकली ये वाला जो ट्रांसफार्मर है, इसी ट्रांसफार्मर से हमारे घर में क्या आती है? बिजली आती है। ये जो ट्रांसफार्मर है, इससे हमारे घर में क्या आती है? आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है, और उस प्रत्यावर्ती धारा का जो विभवांतर रहता है वो कितना रहता है? 220 वोल्ट रहता है। हाँ, देखो क्या होता है, आपका पावर स्टेशन है। अब पावर स्टेशन में क्या बनेगी? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा कैसे बनेगी? प्रत्यावर्ती धारा ऐसे बनेगी कि उसमें हम क्या डालेंगे? निरंतर पानी डालते जाएंगे, जिससे कि जो आपका वो है, क्या बोलते हैं उसे? एक मोटर बोलते हैं। वो क्या होगी? घूमेगी, जिससे प्रत्यावर्ती धारा बनेगी। जब हम प्रत्यावर्ती धारा जानते पढ़े थे तो हम पढ़ रहे थे इस बारे में कि पानी डालते आपकी जो मोटर रहती है वो घूमने, टरबाइन मोटर, वो घूमने लगती है। वो घूमने लगती है तो प्रेरित धारा बनती है। वही प्रेरित धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा। तो बेसिकली प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण कहाँ होता है? पावर स्टेशन में होता है। लेकिन ये वाली जो होती ना प्रत्यावर्ती धारा, इसका विभवांतर बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। लगभग कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। अब यदि इस 220 वोल्ट को हम तारों के माध्यम से, कहाँ से भेजेंगे? तारों से तो भेजेंगे। तारों के माध्यम से यदि हम भेजते सीधे हमारे घरों में, तो इससे ऊर्जा की बहुत अत्यधिक हानि हो जाएगी बेसिकली। इसलिए हम ना क्या करते हैं, सीधे पावर स्टेशन से घरों में नहीं भेजते आपकी। बेसिकली क्या? प्रत्यावर्ती धारा हम क्या करते हैं? एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ये वाला ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये जो 220 वोल्ट का जो विभवांतर है, इसे किस में बदल देता है? आपके 20,000 वोल्ट में बदल देता है। कितने में बदल देता है? 20,000 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है। हाँ, क्योंकि यदि हम सीधे पावर स्टेशन से तार के माध्यम से घरों में भेजेंगे तो ऊर्जा की बहुत अत्यधिक हानि होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले 220 वोल्ट को 20,000 वोल्ट में परिवर्तित करते हैं। वो 20,000 वोल्ट कौन परिवर्तित करता है? आपका ये वाला ट्रांसफार्मर, जो कि पावर स्टेशन के पास लगा होता है। उसके बाद यही वाला दूसरा ट्रांसफार्मर क्या करता है? इसके पास जब जाती 20,000 वोल्ट तो किस में बदल देता है? उसे वापिस 220 वोल्ट में चेंज कर देता है। और ये जो 220 वोल्ट है वो पुनः कहाँ चले जाती है? हमारे घरों में आ जाती है। तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो विभवांतर को बढ़ा भी सकता है। देख लिए 220 से 20,000 हो गया। 20,000 मैंने केवल माना हूं। हाँ, और वो कम भी कर सकता है। 20,000 से कितना हो गया? 220 वोल्ट, और यहीं पर आती है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कि प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। और बेसिकली कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं? पावर स्टेशन में लगाए जाते हैं और गली मोहल्लों के नुक्कड़ के पास लगाए जाते हैं। बेसिकली ट्रांसफार्मर ये है आपका। अब बेसिकली ये वाला जो ट्रांसफार्मर है जो विभवांतर को बढ़ाता है, क्या करता है? विभवांतर को बढ़ाता है। उसे क्या कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। जो विभवांतर को क्या करता है? बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और जो विभवांतर को क्या करता है? कम करता है, उसे कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर। मतलब जो विभवांतर को बढ़ाते हैं, देखो 220 वोल्ट से कितना हो गया? 20,000 वोल्ट, उसे कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और जो आपका 20,000 वोल्ट से 220 वोल्ट कर दे, मतलब जो विभवांतर को कम कर दे, उसे क्या कहते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इतनी बात समझ में आया? मतलब ट्रांसफार्मर की सहायता से हम विभवांतर को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जो विभवांतर को बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और जो विभवांतर को कम करता है उसे क्या कहते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। हाँ, अब बेसिकली हम देखेंगे ये जो ट्रांसफार्मर है उसकी संरचना कैसे आती है, क्योंकि बेसिकली आपको एग्जाम में यही पूछेगा कि इसकी संरचना क्या है, इसके मुख्य भाग क्या है, इसकी सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, इसकी दक्षता क्या है। तो वो सब आपको पूछने वाला है। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसकी संरचना। देखो इसकी संरचना में क्या होता है? एक इस प्रकार से नर्म लोहे का, क्या? नर्म लोहे का एक फ्रेम होता है। ऐसा एक नर्म लोहे का क्या होता है? फ्रेम होता है। ऐसा किसका है?
नर्म लोहा। नर्म लोहे का क्या होता है? फ्रेम होता है। इस नर्म लोहे के फ्रेम में यहाँ क्या लगी रहती है आपकी? इस प्रकार से कुंडली। इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक कुंडली। और यहाँ पर भी एक कुंडली लगी रहती है जिसे क्या कहते हैं? द्वितीय कुंडली। हाँ, यहाँ पर भी एक कुंडली लगी रहती है और यहाँ पर भी कुंडली लगी रहती है। ये वाली कुंडली क्या कहलाती है? प्राथमिक कुंडली। और ये वाली कुंडली क्या कहलाती है आपकी? द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली से हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, है ना। इनपुट देने का मतलब जैसे हम लाइट ऑन करते हैं ना, स्विच को दबाते हैं, उसको मतलब कहते हैं इनपुट देना। तो यहाँ से हम क्या देते हैं? आपका इनपुट देते हैं इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा का। हाँ, और इसे क्या करते हैं? इस प्रकार से जोड़ देते हैं। यहाँ से हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। और यहाँ से क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं। जैसे हमने स्विच ऑन किए तो हमारा हमने इनपुट दे दिया, आउटपुट कहाँ से लेते हैं? बल्ब से या जो भी उपकरण रहता है वो काम करने लगता है तो आउटपुट हो जाता है। यहाँ से क्या लेते हैं? हम आपका आउटपुट लेते हैं। क्या लेते हैं? बेसिकली आउटपुट लेना, यानी कि उससे जो भी हमने इनपुट डाले हैं उससे हमें क्या मिला, वो होता है आउटपुट। तो यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ से इनपुट देते हैं। जैसे स्विच को ऑन किए, हमने इनपुट दिए, फिर बल्ब ने हमें प्रकाश दिया, वो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो यहाँ से हम इनपुट देते हैं, यहाँ से आउटपुट देते हैं। अब यहाँ से हम इनपुट के रूप में क्या देते हैं? आपकी प्रत्यावर्ती धारा। क्या देते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, ये क्या करेगा? प्रत्यावर्ती धारा देगा। अब बेसिकली इसका सिद्धांत स्टार्ट हो रहा है। देखना क्या होता है, ये जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है वो कैसी धारा होती है? जो कि समय के साथ निरंतर बदलती रहती है कि नहीं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिला था हमें। ये देखो, समय के साथ कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, और इसकी दिशा भी क्या है? बदल रही है। तो प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जो कि समय के साथ अपनी दिशा और परिमाण को क्या करती है? बदलती रहती है, जिसके कारण धारा भी क्या होगी? निरंतर बदलेगी। अब यदि धारा निरंतर बदलेगी तो आपका क्या बदलेगा? चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, मतलब इसमें से जो गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो बढ़ेगी। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो आपका विद्युत फ्लक्स भी, चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा मतलब चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा? आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो उसे क्या मान लेते हैं? E1 मान लेते हैं। हाँ, अब देखना ये वाली जो कुंडली है, मतलब ये वाली जो आपकी कुंडली है बेसिकली वो किससे जुड़ी हुई है? डायरेक्टली द्वितीय कुंडली से जुड़ी है। इस प्रकार से क्या एक दूसरे से कनेक्ट है। तो यहाँ पर धारा प्रवाहित करने पर जितना चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है उतना यहाँ पर भी होता है। जितना परिवर्तन यहाँ पर होता है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन उतना ही यहाँ पर होता है, क्योंकि क्या है? आपस में जुड़ी हुई है। तो विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसे हम क्या मान लेते हैं? E2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? E2 मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आई? देखो, ये आपकी प्राथमिक कुंडली थी जिससे हम इनपुट देते हैं और इससे आउटपुट लेते हैं। तो जैसे मैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करूंगा तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? समय के साथ बदलती है। यदि वो समय के साथ बदलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी बदलेगा। और यदि चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब इससे संबंधित क्या है? आपकी ये वाली कुंडली है, मतलब कि यहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो यहाँ पर भी क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। या आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ से क्या प्रवाहित होगी? आपकी धाराएं प्रवाहित होगी, जिससे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो क्या गुजरेगी? इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरेगी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ से गुजरेगी उतनी चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ से भी गुजरेगी, है ना। मतलब जितना परिवर्तन यहाँ पर होगा, यहाँ से यदि 4 गुजर रही है तो यहाँ से भी 4 गुजरेगी। अगले पल यदि यहाँ से 5 गुजर रही होगी तो यहाँ से भी 5 गुजरेगी। मतलब जो आपका परिवर्तन होगा वो क्या होने वाला है? समान होने वाला है। और इस प्रकार से यहाँ पर आके क्या हो जाएगी? मिल जाएगी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र का, यहाँ से निकलेगी ऐसा कि यहाँ पे मिल जाएगी। और चुंबकीय, अब धारा क्या हो रही है? निरंतर बढ़ रही है। धारा बढ़ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसमें से यदि पहले 1 2 3 4 कितने गुजर रही थी? 4 गुजर रही थी, तो यहाँ से भी कितनी गुजर रही थी? 4 ही गुजर रही थी। अब यहाँ से 5 गुजरेगी तो यहाँ से भी कितनी गुजरेगी? 5 गुजरेगी। मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में जितना परिवर्तन होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा, यदि उतना परिवर्तन यहाँ पर भी होगा तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जितना होगा यहाँ पर भी उतना होगा। तो यदि यहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है तो यहाँ पर भी क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर जो फेरों की संख्या है वो मैं कितनी मान लेता हूँ?
N1 मान लेता हूँ और इस कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कितनी मान लेता हूँ मैं N2 मान लेता हूँ। कितने मान लेता हूँ N2 मान लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है E1 वो किसके बराबर हो जाएगा। देखो जो आपका E1 बेसिकली जो आपका E होता है वो क्या होता है माइनस का d∅/dt, फैराडे का द्वितीय नियम E बराबर माइनस d∅/dt। इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का d∅, चुंबकीय फ्लक्स कितना उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर 5 उत्पन्न हो रहा है डिवाइड बाय dt। हाँ ये इसके बराबर हो जाएगा। अब ये तो क्या हुआ, ये वाला फॉर्मूला एक फेरे के लिए हुआ। एक फेरे के लिए ये वाला फॉर्मूला हमारे पास कितने फेरे N1 फेरे, तो यहाँ पर किसका इंटू करना पड़ेगा मुझे N1 का इंटू करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे E2 का मान देखेंगे। तो देखो E2 का जो मान आएगा वो क्या आएगा बेसिकली E2 बराबर माइनस का d∅/dt, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन हो रहा है उतना ही यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर यदि एक का परिवर्तन आ रहा है तो यहाँ पर भी एक का परिवर्तन आ रहा है। और ये क्या है बेसिकली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही तो है। तो यहाँ पर जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है d∅/dt वही परिवर्तन यहाँ पर भी हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर भी d∅/dt लिखा हूँ, यहाँ पर भी d∅/dt लिखा हूँ। अब देखना बेसिकली यहाँ पर फेरों की संख्या कितनी है N2 है, तो मुझे यहाँ पर किसका इंटू करना पड़ेगा N2 का इंटू करना पड़ेगा। हाँ तो ये हो गया आपके E1 का मान जो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल, और ये होगा आपके किसका मान E2 का मान जो यहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। बेसिकली अब क्या करते हैं हम, ये जो आपका E1 है और जो E2 इसका क्या लगाते हैं भाग लगाते हैं। तो E1/E2 बराबर माइनस का N1 d∅/dt अपॉन क्या हो जाएगा माइनस का N2 d∅/dt। तो देखो d∅/dt से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो फाइनली E1/E2 किसके बराबर आ जाएगा N1/N2 के बराबर आ जाएगा। यही क्या है बेसिकली इसका सिद्धांत है। मतलब कि N1 का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मान किसका होगा E1 का होगा, और N2 का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही मान किसका ज़्यादा होगा E2 का मान ज़्यादा होगा। हाँ कैसे निकाले हमने, बेसिकली हमने ये आपका एक नर्म लोहे का फ्रेम लिया, उस नर्म लोहे के फ्रेम में हमने प्राथमिक कुंडली लपेटे और द्वितीय कुंडली लपेटे। इसमें जो फेरों की संख्या N1 है, इसमें फेरों की संख्या क्या है N2 है। अब यहाँ से हम इनपुट देते हैं, यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। अब जब हम इनपुट देंगे तो प्रतिरोध धारा स्रोत लगाए, प्रतिरोध धारा निरंतर बदलती है, तो यदि वो निरंतर बदलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो गुजर रही है वो भी निरंतर बदलेगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो गुजर रही है वो बदलेगी तो आपका क्या बदलेगा चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। यहाँ पर जितना चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा उतना ही यहाँ पर भी बदलेगा, क्योंकि इससे कनेक्ट है या, और एक तरीका ये और ये आपस में पास से, तो जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ से गुजरेगी उतनी चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ से भी गुजरेगी। इसलिए बेसिकली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यहाँ पर जितना होगा उतना ही परिवर्तन यहाँ पर भी होगा। तो मैंने फैराडे के द्वितीय नियम से देख लिया, यदि यहाँ पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल E1 हो तो E1 किसके बराबर हो जाएगा माइनस का d∅/dt, क्योंकि फेरों की संख्या N1 है तो क्या हो जाएगा N1 d∅/dt। अब d∅/dt यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर भी उतना ही हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने d∅/dt लिया तो यहाँ पर भी क्या लूंगा d∅/dt लूंगा, चेंज नहीं करूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने फेरों की संख्या N नहीं ली है, यहाँ पर N नहीं ली है, क्या लिया मैंने यहाँ पर मैंने N1 लिया और यहाँ पर क्या लिया है N2 लिया है, क्योंकि फेरों की संख्या अलग अलग है। यहाँ मैंने ऐसा नहीं किया कि d∅1 d∅2 ऐसा नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितना परिवर्तन हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स में उतना ही परिवर्तन यहाँ पर भी हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी d∅ लिया और यहाँ पर भी d∅/dt ही लिया। हाँ तो माइनस का N2 d∅/dt। अब मैंने इन दोनों का भाग लगाया तो क्या आया E1/E2 बराबर N1/N2। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है वो देखना। बेसिकली यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि यदि N1 का मान N2 से अधिक हो, क्या हो, यदि N1 का मान N2 से अधिक हो, मतलब यहाँ पर जो फेरों की संख्या हो वो क्या हो बहुत अधिक हो, लेकिन यहाँ पर फेरों की संख्या क्या हो बहुत कम हो, तो बेसिकली E1 का मान क्या होगा ज्यादा होगा। किसका मान ज्यादा होगा E1 का मान ज्यादा होगा, और E1 का मान ज्यादा होना मतलब यहाँ पर जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है उसका ज्यादा होना। N2 क्या होगा कम होगा, मतलब E2 भी क्या होगा कम होगा, E2 कम होगा तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्या होगा कम उत्पन्न होगा। ये इस प्रकार का ट्रांसफार्मर आपका क्या कहलाता है अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या कहलाता है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर, क्योंकि बेसिकली ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर फेरों की संख्या ज्यादा है, फेरों की संख्या ज्यादा है मतलब विद्युत वाहक बल ज्यादा है, विद्युत वाहक बल ज्यादा है मतलब कि ये अधिक वोल्टता को ग्रहण करने वाला है और हमें कम वोल्टता देने वाला है। क्या देने वाला है कम वोल्टता देने वाला। ये तो कर रहे थे, इसे हमने कितना दी थे 20,000 दी थे, इसने किस में चेंज किया 220 में चेंज किया। तो जब N1 N2 से बड़ा होता है तब E1 E2 से बड़ा होता है, तो यदि
E1 बड़ा है मतलब इससे हम ज्यादा वोल्टेज देंगे और इससे हम क्या लेंगे, कम वोल्टेज लेंगे, इसलिए विद्युत वाहक बल इसका कम है। तो इस प्रकार का ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, आपका अपचायी ट्रांसफार्मर, जब N1 की वैल्यू किससे बड़ी होती है, N2 से बड़ी होती है। हाँ, N1 की वैल्यू N2 से बड़े होने का मतलब क्या है कि यदि इस प्रकार से आपका ट्रांसफार्मर हो तो यहाँ पर जो फेरों की संख्या है वो क्या है, बहुत अधिक है। हाँ, और जो फेरों की संख्या है N2 में वो क्या है, बहुत कम है। ये आपका कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, अपचायी ट्रांसफार्मर। अब यदि किसका मान अधिक हो, N2 का मान अधिक हो N1 से, किसका मान अधिक हो, N2 का मान हो N1 से अधिक, मतलब कि यहाँ पर जो फेरों की संख्या है उसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, ज्यादा बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से फेरों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है लेकिन यहाँ पर फेरों की संख्या क्या है, कम है। तो यदि बता N2 का मान अधिक है, ये वाले N2 का मान अधिक है, तो आपका किसका मान अधिक होगा, E2 का मान अधिक होगा। और यदि E2 का मान अधिक होगा मतलब यहाँ से जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। हाँ, N1 का मान क्या है, कम है। N1 का मान यदि कम है तो किसका मान कम होगा, E1 का मान कम होगा। E1 का मान कम होगा मतलब यहाँ हम वोल्टेज कम देंगे। तो हम वोल्टेज कम देते हैं, यहाँ से हमने कितना दिए थे, केवल 220 वोल्ट दिए थे इसे, लेकिन इसने किस में चेंज किया, 20,000 वोल्ट मैंने माना था केवल, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 20,000 वोल्ट। तो इस प्रकार का ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर। मतलब कि एक बात याद रखना कि उच्चाई ट्रांसफार्मर में बेसिकली अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर भी लिखने आता है। हाँ, तो बेसिकली याद रखना, उच्चाई ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो कैसी होती है, कम होती है। किसमें, उच्चाई में। उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या रहती है, कम रहती है, जबकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या रहती है, ज्यादा रहती है। हाँ, जबकि यदि मैं बात करूं अपचायी ट्रांसफार्मर, तो अपचायी ट्रांसफार्मर में N1 का मान अधिक होता है। N1 का मान मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रहती है, जबकि N2 मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या रहती है, कम रहती है। तो बेसिकली ये क्या आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और ये क्या इसकी संरचना और ये किस प्रकार से कार्य करता है, पूरा निर्भर इस N1 और N2 पर करता है। मतलब कि ये जो है ना आपका ट्रांसफार्मर, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता था, बेसिकली यहाँ पर क्या उत्पन्न होता था, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती थी जो कि धीरे धीरे बढ़ती थी, जिससे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा में यहाँ पर ही परिवर्तन होता था, उसके पास की कुंडली में क्या होता था, चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन होता था, जिससे यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था। तो वही तो सिद्धांत हुआ है ना। तो ये इसे क्या बोल सकते हो, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। और हमेशा याद रखना, इसे केवल किसके लिए उपयोग में लिया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा के लिए उपयोग में मत ला लेना, काम नहीं करने वाला। इसीलिए ट्रांसफार्मर आपका यदि बहुत अच्छा है तो उसे क्या कहेंगे, आदर्श ट्रांसफार्मर। जो काम होना चाहिए यदि वो हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, आदर्श ट्रांसफार्मर। जैसे कि एक आदर्श टीचर क्या होता है, जो कि अच्छे से पढ़ाता है, अच्छे से हर चीज बताता है। हाँ, एक अच्छा स्टूडेंट क्या होता है, आदर्श स्टूडेंट, जो कि जो चीज पढ़ाई जाती है उसको उस दिन पढ़ लेगा, बराबर होमवर्क करता है, हर चीज करता है। हाँ, तो वैसे ही आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो कि बेसिकली ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जितना अच्छा होगा वो उतना ही विभवांतर को बदल पाएगा, कम को ज्यादा में, ज्यादा को कम में। ये होता है आपका आदर्श ट्रांसफार्मर। हाँ, तो बेसिकली आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए देखो, ट्रांसफार्मर के लिए हमारा क्या आया था, E1/E2 किसके बराबर आया था हमारा, N1/N2 के बराबर। तो यदि आदर्श ट्रांसफार्मर होता ना तो इसे हम किसके बराबर लिख सकते थे, स्मॉल r के बराबर। किसके बराबर लिख सकते थे, स्मॉल r। जहां पर जो स्मॉल r होता है ना उसे क्या कहते हैं, आपका परिणमन अनुपात। क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। हाँ, यदि आदर्श ट्रांसफार्मर होता, आदर्श ट्रांसफार्मर जिसमें चुंबकीय फ्लक्स में कोई क्षरण नहीं होता, कोई लीकेज नहीं होता, कोई हानि नहीं होती आपके चुंबकीय फ्लक्स की, हाँ, या बोल सकते कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती, तो उसमें जो आपका E1/E2 रहता है वो N1/N2 के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, R, जहां R क्या है, परिणमन अनुपात। अब ये जो R का मान है ना वो 1 से अधिक भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। हाँ, और 1 के बराबर भी हो सकता है। कब, देखो R का मान हमें 1 से कब ज्यादा मिल सकता है वो देखते हैं हम। देखो, यदि आपके N1 का मान N2 से अधिक हो, यदि N1 का मान N2 से अधिक हो, देखना मान लेते हैं N1 का मान 10 है, हाँ, और N2 का मान 9 है, ऑब्वियस सी बात है आंसर कितना आएगा, 1 पॉइंट में जाएगा, है ना। लेकिन यदि ऐसा हो जाए 9/10 हो जाए तो आंसर पक्का है कि हमेशा 0 पॉइंट में जाने वाला है।
है कि नहीं, क्योंकि 10 का भाग 9 में जाता नहीं, मतलब 0 तो लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा ऐसा। तो यदि n1 का मान n2 से अधिक होगा, अब वो एक अधिक हो कुछ भी अधिक हो, तो आपके r का मान 1 से क्या आएगा, अधिक, क्योंकि r बराबर क्या होता है आपका n1 अपॉन n2। अब यदि n1 का मान n2 से अधिक है, जैसे कि 10/9, तो आंसर से अधिक क्या आएगा, 1 पॉइंट में आएगा, मतलब 1 से ज्यादा आएगा। तो r का मान 1 से ज्यादा कब आता है, जब आपके n1 का मान किससे अधिक होता है, n2 से अधिक होता है। हाँ, उसके बाद r का मान 1 के बराबर कब हो सकता है, जब n1 का मान n2 के बराबर हो जाए, क्योंकि देखो n1 अपॉन n2 बराबर क्या है, r। अब बताओ n1 का मान भी 10 है, n2 का मान भी 10 है, आंसर कितना आएगा, 1। n1 का मान n2 के बराबर होगा तभी आंसर 1 आएगा। अब ये 10 का मतलब क्या है, फेरों की संख्या 10 है, n1 मतलब फेरों की संख्या, मतलब फेरों की संख्या 10, फेरों की संख्या 10। अब बताओ r का मान 1 से कम कब होगा, जब n1 का मान क्या हो, कम हो, और n2 का मान क्या हो, ज्यादा हो। जैसे कि r बराबर होता है आपका n1 अपॉन n2। अब हम मान लेते हैं n1 का मान कम रखना है n2 से, तो n1 का मान 9 रख लेते हैं, n2 का मान 10 रख लेते हैं। आंसर हमेशा 1 से कम ही जाएगा। सॉल्व करके देख लो कितना आएगा, 0.9। इसको भी नहीं तो 4/5 को सॉल्व करके देख लो, 0.8। हाँ, आप 1/2 को सॉल्व करके देख लो, 0.5। यदि हर बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है, तो आंसर हमेशा 1 से नीचे आने वाला है ना। तो r का मान 1 से बड़ा कब होगा, जब n1 का मान n2 से अधिक होगा। r का मान 1 के बराबर कब होगा, जब n1 का मान n2 के बराबर होगा। और r का मान 1 से छोटा कब होगा, जब n1 का मान n2 से छोटा होगा। देखो r का मान 1 से अधिक कब होगा, जब n1 का मान n2 से अधिक होगा। अब n1 का मान यदि n2 से अधिक है, n1 का मान यदि n2 से अधिक है, तो e1 का मान e2 से अधिक होगा। और यदि e1 का मान e2 से अधिक है, तो किस प्रकार का ट्रांसफॉर्म होगा, अपचाई ट्रांसफॉर्म होगा, फार्मर होगा। कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। तो पूछा जाता है कि अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए r का मान खालिस्तान से अधिक होता है तो 1 से अधिक होता है, या r का मान खालिस्तान होता है तो 1 से अधिक होता है। अब r का मान 1 से छोटा है, इसका मतलब n1 का मान n2 से छोटा है। यदि n1 का मान n2 से छोटा है, मतलब e1 का मान e2 से छोटा है, और यदि e1 का मान e2 से छोटा है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा। कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर। मतलब उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणामन अनुपात का मान 1 से क्या होता है, कम होता है। और बेसिकली ये तो कोई परिस्थिति नहीं होती हमारी, इसलिए आदर्श स्थिति में और एक देखने मिलता है, ऐसा बराबर आर हर स्थिति में देखने मिलता। ये केवल किसके लिए, आदर्श परिस्थिति के लिए, जब आपका ट्रांसफार्मर आदर्श हो। आदर्श ट्रांसफार्मर मतलब चुंबकीय फ्लक्स में कोई भी लीकेज ना हो, उसकी कोई भी हानि ना हो। हाँ, अब आदर्श परिस्थिति में और एक चीज फॉलो होती है, वो क्या होती है कि बेसिकली हम क्या करते हैं, आपका इस प्रकार से ट्रांसफार्मर होता है आपका। इस ट्रांसफार्मर में यहाँ क्या लगी होती है, आपकी प्राथमिक कुंडली, यहाँ पर क्या लगी होती है, द्वितीयक कुंडली। अब यहाँ से क्या डालते हैं हम, मतलब कि यहाँ से हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे कि चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है इससे भी, जो इससे संबंधित होता है, जिससे यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मतलब कि यदि आपका आदर्श ट्रांसफार्मर हुआ तो यहाँ के द्वारा हमने जितनी शक्ति दिए है ना, यहाँ के द्वारा जितनी शक्ति दिए है वो किसके बराबर होगी, उतनी हमें प्राप्त होगी। हाँ, मतलब कि यदि आपका आदर्श ट्रांसफार्मर हुआ तो यहां से हमें जितनी शक्ति मिल रही है, इसका मतलब ये होगा कि हमने भी यहां पर उतनी ही शक्ति दी है। हाँ, आई बात समझ में, यहां से मैंने जितनी शक्ति दी है उतनी शक्ति हमें प्राप्त भी होगी। ये होगी किसकी परिस्थिति, आदर्श ट्रांसफार्मर। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो आपकी इनपुट शक्ति होगी, कौन सी शक्ति, इनपुट शक्ति होगी, मतलब इनपुट शक्ति है जो कि हमने दिए है, वो किसके बराबर होगी, आउटपुट शक्ति के बराबर होगी। अब बेसिकली बात आती है शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो शक्ति का फॉर्मूला होता है P = VI। क्या होता है, P = VI, जहां पर V होता है विभवांतर, I होती है धारा। अब देखना बेसिकली आउटपुट शक्ति मतलब बेसिकली हमें यहाँ का मतलब इनपुट शक्ति मतलब जहां पर हम इनपुट दे रहे, इनपुट कहाँ पे दे रहे, प्राथमिक कुंडली में, तो प्राथमिक कुंडली का विभवांतर लेंगे और प्राथमिक कुंडली की धारा लेंगे। हाँ, क्या लेंगे, प्राथमिक कुंडली की धारा लेने वाले। अब
प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसे हम क्या मान लेते हैं, I1। क्या मान लेते हैं, I1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका I1। उसके बाद क्या आता है, विभवांतर। इसका विभवांतर किसका है, कितना है, तो याद रखना जो आपकी प्राथमिक कुंडली का जो विभवांतर है वो किसके बराबर है, आपका E1 के बराबर है। किसके बराबर है, E1। मतलब इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वही विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा। हाँ, मतलब इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा ना वही किसके बराबर होगा, जो कि इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल है। तो मैं इस V के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, आपका E1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E1। उसी प्रकार से आउटपुट शक्ति मतलब मुझे इस कुंडली से संबंधित आपका विभवांतर देखना पड़ेगा, धारा देखनी पड़ेगी। इस कुंडली में जो प्रवाहित धारा है वो मैं कितनी मान लेता हूँ, I2 मान लेता हूँ। और बेसिकली द्वितीय कुंडली में भी जो विभवांतर होगा, द्वितीय कुंडली के सिरों के मध्य भी जो विभवांतर होगा वो किसके बराबर होगा, इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। हाँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे E2, क्योंकि V2 किसके बराबर है, आपके E2 के बराबर है, जो कि इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल है। इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल इसके सिरों पर विभवांतर के क्या है, बराबर है। तो क्या हो गया, E1 I1 बराबर E2 I2। अब यहाँ से संबंध निकाल लेंगे हम, E1 अपॉन E2 बराबर, ये देखो E2 क्या था, गुणा में था, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। उसी प्रकार से I2 यहाँ पर अब बच जाएगा, तो ये किस में, गुणा में, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। मतलब ये हमारे आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए और एक परिस्थिति निकल जाएगी, E1 अपॉन E2 किसके बराबर हो जाएगा, I2 अपॉन I1 के बराबर हो जाएगा। अब इसका मतलब समझने का प्रयास करो, क्या होता है इसका मतलब। देखना क्या आ रहा है यहाँ पर, E1 अपॉन E2 किसके बराबर आ रहा है, I2 अपॉन I1 के बराबर आ रहा है। अब जो आपका E1 अपॉन E2 था वो किसके बराबर था, N1 अपॉन N2। तो यहाँ पर रख दो ऐसा, E1 अपॉन E2 ये किसके बराबर था, N1 अपॉन N2 बराबर ये किसके बराबर है, I2 अपॉन I1। हाँ, क्योंकि यहाँ पर E1 अपॉन E2 N1 अपॉन N2 के बराबर था, तो मैंने लिख दिया E1 अपॉन E2 बराबर N1 अपॉन N2, और ये किसके बराबर है, I2 अपॉन I1। ऐसे समझ सकते हो ना, यदि ये इसके बराबर है और यही इसके बराबर है, मतलब ये इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। हाँ, अब देखना, यदि बताओ N1 का मान अधिक होगा तो किसका मान अधिक होगा, E1 का मान अधिक होगा, और यदि E1 का मान अधिक होगा तो I2 का मान क्या होगा, अधिक होगा, और I1 का मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम हो, तो प्राथमिक कुंडली पर जो विभवांतर होगा या विद्युत वाहक बल होगा वो अधिक होगा, और जो द्वितीय कुंडली में जो धारा है वो क्या होगी, अधिक होगी। है ना, क्या होगी, द्वितीय कुंडली में जो धारा है वो क्या होगी, अधिक होगी, और प्राथमिक कुंडली में धारा क्या होगी, कम होगी। सिंपल से मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि N1 का मान N2 से अधिक हो तब E1 का मान किससे अधिक होगा, E2 से अधिक होगा, और यदि E1 का मान E2 से अधिक है तो I2 का मान किससे अधिक होगा, I1 से अधिक होगा। हाँ, और यदि I2 का मान I1 से अधिक होगा, मतलब जो द्वितीय कुंडली में धारा है वो अधिक है प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा। हाँ, तो बताओ N1 बड़ा है N2 से, ये किसकी परिस्थिति होती है, अपचायी ट्रांसफार्मर की। मतलब अपचायी ट्रांसफार्मर में आपको ये देखने मिलेगा, मतलब कि अपचायी ट्रांसफार्मर में यदि आदर्श ट्रांसफार्मर है तो आपको क्या देखने मिलेगा, जो द्वितीय कुंडली में जो धारा है वो आपको अधिक देखने मिलेगी प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा। इतनी बात समझ में आई। ये किसके लिए हो गया, अपचायी ट्रांसफार्मर के लिए। हाँ, अब देखना बेसिकली यदि क्या हो, N2 का मान अधिक हो N1 से, इस N2 का मान अधिक हो N1 से, तो क्या होगा, E2 का मान अधिक होगा E1 से, क्योंकि ये इसी के बराबर है। यदि ये अधिक है तो ये अधिक है, ये कम है तो ये कम है, और यदि ये अधिक है तो ये क्या होगा, अधिक होगा। मतलब कि आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, I1 अधिक होने वाला है I2 से, क्योंकि ये अधिक है तो ये अधिक होगा, ये अधिक है तो ये अधिक होगा, ये कम है तो ये कम होगा, और ये कम है तो ये कम होगा। तो ये मतलब कि ये N2 बड़ा है N1 से, कौन सी परिस्थिति आपकी, उच्चाई ट्रांसफार्मर की। देखो N2 बड़ा है
N1 छोटा है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की परिस्थिति हो गई, मतलब जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो प्राथमिक कुंडली में जो धारा है वो क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, प्राथमिक कुंडली में जो धारा है वो क्या होती है, अधिक होती है, जबकि द्वितीय कुंडली में धारा कम होती है। तो बेसिकली यदि आप आदर्श परिस्थिति की बात करो तो जो इनपुट शक्ति वो आउटपुट शक्ति के बराबर होती है, जहां से निष्कर्ष निकला कि E1/E2 I2/E1 के बराबर होता है। और क्या निकला कि ये जो है परिणामान अनुपात के बराबर होता है, और परिणामान अनुपात यदि 1 से क्या हो, अधिक हो तो अपचाई ट्रांसफार्मर, यदि परिणामान अनुपात का मान 1 से कम हो तो उच्चाई ट्रांसफार्मर, ऐसा। और फिर उसके हिसाब से हमने देख ली। ये कब करना है हमें, आदर्श, जब वो पूछेगा आदर्श ट्रांसफार्मर तब आपको ये वाली परिस्थिति लिखनी है, अन्यथा नहीं लिखनी है।